इतना पहले नहीं देखता पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भाग 1 में कि जो हमारा मान लीजिए परमाणु भार होता है किसी तत्व का, वह 3 तत्वों के सापेक्ष निकाला गया था, 3 तत्वों के संदर्भ में निकाला गया था। पहला था हमारा हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन में निकलेगा और तीसरा कार्बन में। ठीक, तो इसका जो है एक वीडियो भी अपलोडेड है। ठीक, वो तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के संदर्भ में नाम से अपलोडेड है और पार्ट 1 लिखा गया है उस पर। ठीक, दूसरा हमारा है ऑक्सीजन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? ऑक्सीजन के संदर्भ में। समक्ष या संदर्भ में। तो ऑक्सीजन के समक्ष या संदर्भ में का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी तत्व हम लेंगे, क्या होगा? जो भी तत्व लिया जाएगा उसकी तुलना हम किससे करेंगे? तो ऑक्सीजन से। तुलना किससे करेंगे? ऑक्सीजन से करेंगे। मतलब वजन नहीं करेंगे डायरेक्टली तत्व को, बल्कि हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हम क्या मान लेंगे कि वह लगभग उसके बराबर है। ठीक है ना? लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा हुआ था, हाइड्रोजन फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो पूर्णांक की वजह से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वह सबके साथ जो पूर्णांक दिखाने में सफल नहीं रहा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कोई भी तत्व लेते हैं, ठीक, तो उस तत्व का परमाणु भार निकालेंगे। तो तत्व का परमाणु भार, इसको समझने के लिए जो है डिटेल में जो है पहला वाला वीडियो इसका जो है वो दिया गया है। तो तत्व का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु। एक परमाणु का मतलब क्या हो जाएगा? उसका एकदम छोटा वाला कर, जितना छोटा हम कर सकते हैं, सबसे छोटा, है ना? एक परमाणु का भार बटे ऑक्सीजन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें। कितना? 1/16। 1/16 कहाँ से आया? तो हमको पता है ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। ये 1/16वां मतलब क्या कर रहा है कि परमाणु भार जो इसका है उसको डिवाइड कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। 1/16वें भाग का भार या द्रव्यमान, है ना? बात सुन रही? कोई दिक्कत? तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के संदर्भ में परमाणु भार क्या होगा, तो उस तत्व का परमाणु भार बराबर होगा उस तत्व के एक परमाणु का भार बटे ऑक्सीजन के संदर्भ में निकाल रहे हैं ना। तो हम पीछे हाइड्रोजन वाले में भी पढ़े थे 1/1 लिखा जाता है, लेकिन फाइनली हम लोग देखते क्या है कि उसमें 1/1 काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, जबकि वो रियल में क्या है? 1/1 है, क्योंकि काटने के बाद क्या आएगा? तो जो है ना झंझट वाला काम खत्म करके डायरेक्टली क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। और यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग का भार या द्रव्यमान। यही हमारा क्या कहलाएगा? तत्व का परमाणु भार। किसके संदर्भ में? तो ऑक्सीजन के संदर्भ में। लेकिन बाद में ऑक्सीजन भी क्या हो गया? असफल रहा। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन क्यों असफल हुआ, तो बाद में जो है ना ऑक्सीजन के असफलता का कारण जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग रामायण में देखते हैं कि विभीषण जो है अपने घर का सारा रिजल्ट जाके इधर उधर लीक कर दिए, तो रिजल्ट क्या आया? लंका बर्बाद हो गई, बची बर्बाद हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन के भाई लोग समस्थानिक का मतलब क्या? भाई लोग मतलब उसके कई रूप, ठीक ना? ऑक्सीजन के समस्थानिक आ गए, ठीक, तो समस्थानिक आ गए। तो एक मामला आया, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का समस्थानिक हो जाएगा ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17,
ठीक, तो ये हम मान लेते हैं 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17। अब एक मामला आया कि यार हम जो है अगर ऑक्सीजन के संदर्भ में मानते हैं तो किसको मान लें, 16 को माने कि 17 को माने, तो दिक्कत यहाँ पे आई कि नहीं आई, आई ना। इस वजह से ऑक्सीजन भी क्या हो गया, मैदान से बाहर हो गया, मतलब ऑक्सीजन का भी सिस्टम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के आधार पर तत्वों का परमाणु भार निकालना क्या हो गया, असफल साबित हुआ। ठीक, बस सुने। इसके बाद लास्ट में आया कार्बन। ठीक, तो पहले इसको आप इतना उतार लीजिए, बाद में जो है कार्बन पढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसको उतारिए इतना। एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि जब ऑक्सीजन के दो समस्थानिक आ गए, एक 8 ऑक्सीजन 16 और एक 8 ऑक्सीजन 17, तो इसका जो परमाणु भार आया वो भी पूर्णांक नहीं आया। बस नहीं, पूर्णांक नहीं आया। जब पूर्णांक नहीं आया तो ये हम जो है देखते हैं कि ज्यादातर तत्वों के परमाणु भार क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं ना। ठीक, बस सुनिए, कोई दिक्कत। अब इसको लिख लीजिए आप लोग, लिखिएगा ऑक्सीजन के संदर्भ में, ऑक्सीजन के संदर्भ में किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस तत्व के एक परमाणु भार व संख्या होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान उस तत्व के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग के अनुपात के बराबर होता है। परंतु इसको कालरा वालरा पकड़ना शुरू कर दिया था जब बाद में जो है निष्कर्ष निकालना शुरू हुआ, तो पूर्णांक सबको नहीं दिला पाया था। परंतु बाद में ऑक्सीजन के समस्थानिकों, कौन कौन समस्थानिक इसका, हाँ, ऑक्सीजन का समस्थानिक कौन कौन है, 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17। बाद में इसके समस्थानिकों ब्रैकेट में ही लिखिएगा, 8 ऑक्सीजन 16 तथा 8 ऑक्सीजन 17। के खोज के पश्चात तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक रूप में नहीं आ रहे थे, पूर्णांक रूप में नहीं आ रहे थे, अतः ऑक्सीजन के समक्ष
या ऑक्सीजन को मानक मानकर तत्वों के परमाणु भार निकालना तत्वों के परमाणु भार निकालना करना असुविधाजनक या असफल सिद्ध हुआ। ठीक, तो अब अगला हेडिंग हम मानेंगे किसको आधार? कार्बन को, वो भी कार्बन में कार्बन 12 है ना। तो हेडिंग डालिएगा कार्बन 12 के समक्ष या संदर्भ में कार्बन 12 लिखा जाता है वैसे कार्बन लिखते हैं ना, कार्बन या कार्बन 12 लिखिएगा, कार्बन या कार्बन 12 के समक्ष या संदर्भ में परमाणु भार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन वाले में क्या किए थे 1/16 किए थे, इसमें क्या कर देंगे 1/12 है, इसमें कितना कर देंगे 1/12। तो ध्यान दीजिएगा कार्बन का क्या होता है 6 कार्बन 12 और इसके भी समस्थानिक का ध्यान दीजिएगा 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। ठीक, लेकिन जब औसत परमाणु भार निकाला गया तो आधार किसको माना गया 6 कार्बन 12 को, और यह पाया गया कि यह सभी तत्वों के साथ लगभग समान व्यवहार करता है। ठीक है ना, लगभग सभी तत्वों के साथ लगभग समान व्यवहार करता है। बात सुन रहे हैं? अब समान व्यवहार करने का मतलब उनको जो है मुर्गा दारू नहीं खिला पिला रहा है कि आओ पियो लोटो नालम गिरो उसके बाद उठ के जाओ सुबह अपने घर, है ना, ऐसा नहीं है। ये जो है पूर्णांक की बात कर रहा है, किसकी ओर बात कर रहा है तो पूर्णांक, अर्थात परमाणु भार ज्यादा से ज्यादा कैसे आए तो पूर्णांक रूप में है। परमाणु भार कैसे आए तो पूर्णांक के रूप में। तो जब ये पूर्णांक रूप में प्राप्त हुए ना तो माना गया कि ये नियम क्या है ठीक है और सफल है। बात समझाई ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आधार किसको माना गया 6 कार्बन 12 को, ना कि 13 और 14 को। 14 को हम किस नाम से जानते हैं कार्बन डेटिंग, ये हमारा क्या कहलाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का काम क्या होता है, कोई मरा हुआ जीव है ना, कोई लकड़ी वकड़ी बहुत पुरानी है, ठीक, तो उसको आप जो इसकी सहायता से चेक करते हैं ये कब इसका जन्म हुआ था, कब ये पेड़ उगा था, आज के डेट में ये कितना साल पुराना हो चुका है। जो हमारा जीवाश्म विज्ञान होता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक ना, उसमें जो है इसी के आधार पर जो है निकाला जाता है कि कौन सा धातु या कोई हड्डी कितनी पुरानी है, अगर कहीं पर मिलती वगैरह है तो। बात समझे, कोई दिक्कत? तो इसको इतना छापिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम सूत्र निकालते हैं, सूत्र के आधार पे तो तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, तो तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का
भार। ये एक परमाणु हम कहाँ लिखते हैं? तो जैसे मान लीजिए किसी के ब्लड में किसी के शरीर में कोई दिक्कत है, तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता, तो डॉक्टर उसका पूरा शरीर का खून निकाल के चेक करता कि एक बूंद, छोटी इकाई हुई बड़ी इकाई। तो यहाँ पे हम पूरा पदार्थ लेके आ जाए कि छोटा सा परमाणु उसका ले लें, तो यहाँ पे एक परमाणु काहे बोला जाता है? समझ में आ रही बात ना? क्योंकि जो चीज इसमें पाया जाएगा वही पूरे में पाया जाएगा। जो बीमारी एक बूंद ब्लड सैंपल में पाई जाएगी वही पूरे शरीर में पाई जाएगी ना। तो जो चीज एक परमाणु में पाया जाएगा वही पूरे पदार्थ में पाया जाएगा, कि अलग होगा? वही होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई एक ईंट है, अब आपको चेक करना है कि उसमें कौन कौन सा तत्व है, तो पूरा ईंट जो चेक करके सूंघेंगे उसमें नहीं, उसका एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे एकदम बारीक तोड़ करके, जितना छोटा हो सकता है। इसके बाद माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको जो है बड़ा करके जूम करके देखते जाएंगे, ये तत्व है, ये तत्व है। अगर उसमें वो तत्व है तो हम कह सकते हैं कि पूरे ईंट में वही तत्व है ना। तो ब्लड में भी वही होता है। तो वहां यहाँ पे हम क्या करेंगे, तत्व का परमाणु भार निकालने के लिए भी हम वही सिस्टम अप्लाई करेंगे कि जो एक परमाणु का होगा वही पूरे तत्व, पूरे पदार्थ का हो जाएगा। मतलब वो पदार्थ जिस तत्व का बना होगा वही सारे पाया जाएगा, कहीं कहीं पाया जाएगा, सारे पाया जाएगा। ठीक, तो तत्व के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? कार्बन 12 के एक परमाणु, हमेशा क्या लेंगे? एक परमाणु ना। कार्बन 12 के एक परमाणु में, एक परमाणु के हो गया, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें, 1/12वें भाग का द्रव्यमान या भार। बात समझाई? तो जैसे किसी व्यक्ति के शरीर का ब्लड सैंपल लेके बता दिया जाता है इसके शरीर में ये बीमारी तो पूरे शरीर में होगा, तो वैसे जो है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का अध्ययन करके बता दिया जाता है, इसको मानक मान करके कि उस तत्व का परमाणु भार कितना है। यही हमारा हो गया तत्वों के सापेक्ष परमाणु भार। तो सबसे पहले किसको माना गया था? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन नंबर 1, नंबर 2 किसको माना गया था? ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन। ठीक, बात समझाई? अगर आपको नहीं लगता है कि कार्बन जो है सबके साथ कैसे व्यवहार किया था, तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, खुद सोच लीजिए, आप जो खाते हैं उसमें कार्बन, जो पहने हैं उसमें कार्बन है, आपका शरीर किसका बना है? कार्बन है, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है। तो ज्यादा से ज्यादा जगह कार्बन है कि कम से कम जगह? ज्यादा से ज्यादा जगह। तो ज्यादा से ज्यादा जगह तभी टिका हुआ जब ये सबके साथ समान व्यवहार कर रहा कि उल्टा सीधा समान व्यवहार। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कार्बन सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जो है यहाँ पे ये नियम अप्लाई नहीं होगा, ये केवल समझने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन सबका साथ सबका विकास, मोदी टाइप की बात करता है नहीं करता है। ठीक, बात समझाई? इसको इतना उतार लीजिए। तो परिभाषा लिखिएगा इसका, परिभाषा लिखिएगा। कार्बन के संदर्भ में या समक्ष, कार्बन के संदर्भ में या समक्ष किसी भी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 को तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 को मानकर निकाला गया और पाया गया कि कार्बन 12 को मानक मानने पर
ज्यादा से ज्यादा तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक रूप में प्राप्त हुए। इस आधार पर कार्बन 12 को अस्थायी रूप से मानक मान लिया गया। और कहा गया कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान या भार कार्बन 12 के एक परमाणु के एक बटा 12वें भाग के द्रव्यमान या भार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पर जो है हमारा ये तीनों कंप्लीट हुआ। 1 मिनट के अंदर एक बार हम तीनों रिपीट करेंगे कि परमाणु भार जो है कैसे क्या शुरू हुआ। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसका जो भार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार जो है ये डायरेक्टली वजन करके या तौल कर नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि परमाणु बहुत छोटी इकाई है, अतः इसे तौला या वजन नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ दिमाग लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर हम किसी तत्व के बराबर इसको मान लें तो जो उसका द्रव्यमान होगा वही इसका भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक दिमाग आया, मतलब दिमाग में आइडिया आया कि हम पहले जो है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मानक माने। तो हाइड्रोजन को मानक मानने के बाद हुआ क्या कि मानक तो मान लिए लेकिन ये सबके साथ पूर्णांक नहीं बनवा पाया। ठीक ना, जब पूर्णांक नहीं बनवा पाया तो ये हो गया गलत साबित। तो इसकी परिभाषा क्या बनी थी पहले कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है, हाइड्रोजन संदर्भ में है ना, किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान या भार के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। बस नहीं, इसके बाद आया मामला कि जब ये पूर्णांक नहीं दे पाया हाइड्रोजन तो इसको हटा दिया गया रास्ते से। फिर जो है ऑक्सीजन को अपनाया गया। ऑक्सीजन को अपनाने पर क्या पाया गया कि इसके जो है समस्थानिक थे, 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17। समस्थानिक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ठीक, नहीं जानते हैं तो वो भी वीडियो अपलोडेड है, उसमें जो है समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, तो उसे शॉर्टकट में बता देता हूँ। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक,
उदाहरण के तौर पर 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, यूरेनियम 92 235, 92 238, 1H1 1H2 1H3। ठीक, इसके बाद संभारिक क्या होता है वो भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है, उसमें परमाणु भार समान होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, लेकिन सारा तत्व अलग होगा। ठीक, तो हम लोग ऑक्सीजन के संदर्भ में परमाणु भार जानना चाहेंगे। तो ऑक्सीजन के संदर्भ में किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होगी जिससे स्पष्ट होगा कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग का द्रव्यमान या भार का जो अनुपात होगा वो क्या माना जाएगा, उस तत्व का परमाणु भार। बाद में क्या हुआ कि ये भी पूर्णांक देने में सफल नहीं रहा, इसको भी हटा दिया गया। फिर जो है कार्बन पे दिमाग लगाया गया, तो कार्बन के भी कई रूप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, समस्थानिक है ना। ठीक, तो कार्बन 12, 13, 14 में देखा गया कि कार्बन 12 जो सबके साथ लगभग समान व्यवहार कर रहा है, अर्थात तत्वों के जो परमाणु भार है वो कैसे आ रहे हैं, पूर्णांक रूप में आ रहे हैं। तो इस आधार पर जो है इसका जब परिभाषा निर्धारित किया गया तो क्या बोला गया कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होगी जिससे स्पष्ट होता है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान या भार के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, और अंत में जो है फाइनली डिसीजन क्या लिया गया कि कार्बन 12 जो है पूर्णांक बना रहा है, सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है, तो कार्बन 12 को मानक मान लिया जाना चाहिए, और वही मानक भी सिद्ध हो गया। बात समझ में? आज के लिए इतना, बाकी कल। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं इसके बाद।